हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सीडीपी से संबंधित जो है महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस को देखेंगे जो सीटेट जुलाई 2024 के लिए महत्वपूर्ण होंगे। एक एक क्वेश्चंस जो है महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, जो पेपर के लिए उपयोगी होगा। आप जो है इन सभी 30 क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से हम डेली जो है सीडीपी सीटेट के लिए जो है पेपर्स कराते हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के सारे पेपर्स कर सकते हैं। इस जो है चैनल से जो है हम जो टारगेट रखते हैं सभी बच्चों के लिए जो है कि 120 प्लस उनको जो है ये पेपर सॉल्व करके जो है उनके मार्क्स आए। तो ये पेपर्स बहुत ज़रूरी हैं आप सभी के लिए। अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है तो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स लगाइए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ये टर्म्स याद रखना। सीखने के अंतर्गत जो है स्कैफ फोल्डिंग क्या दर्शाता है? तो ये स्कैफ फोल्डिंग जो होती है, ये टर्म बिल्कुल याद रखिएगा। स्कैफ फोल्डिंग का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस देखते हैं। अध्यापक द्वारा सिखाने में प्रयोग की गई शिक्षण विधियों को जो है स्कैफ फोल्डिंग कहते हैं। यह सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग को कहते हैं, या पूर्व में सीखे गए ज्ञान की पुनरावृत्ति को, या सीखने की प्रक्रिया में प्रयुक्त सहायक सामग्री की मात्रा को। देखिए स्कैफ फोल्डिंग जो होता है ये यूज किया जाता है एक अस्थायी सहयोग के लिए। ध्यान रखिएगा, किसी व्यक्ति, टीचर, माता पिता द्वारा जब अपने बच्चे जब बच्चा पढ़ रहा होता है या कोई भी कार्य कर रहा होता है या कोई भी गेम खेल रहा हो या पढ़ाई कर रहा हो, और उस पढ़ाई उस कार्य के दौरान वो किसी ऐसी जगह पे पहुंच कर के जो है प्रॉब्लम में हो जाता है कि जहाँ पे उसको थोड़ा आगे बढ़ना मुश्किल होता है। जैसे कि का के बाद क्या आता है बच्चे को याद ना आ रहा हो, ए के बाद बी आता है, बी के बाद क्या आता है बच्चे को याद ना आ रहा हो। तो ऐसे सिचुएशन में माता पिता या स्कूल का टीचर जो होता है उसको एक अस्थायी जो है सहयोग करता है ताकि जो है वो चीज़ उसको आगे याद आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ होती है स्कैफ फोल्डिंग, जो है अस्थायी सहयोग को दर्शाता है। सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग को कहते हैं। ऑप्शन 20 का सही जवाब है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टर्म को आप एक कॉपी में लिख लीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। ये टर्म बस याद रखिएगा, ठीक है। समावेशी कक्षा में विशेषता नहीं है। समावेशी कक्षा की जो विशेषता नहीं है, देखिए हमने आपसे पहले भी कहा है कि समावेशी क्लास कक्षा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन हर एग्जाम में समावेशी कक्षा से संबंधित एक क्वेश्चन आपको आता है। और समावेशी कक्षा का क्या मतलब होता है? ऐसी क्लासरूम जहां पे सभी प्रकार के बच्चे हों, ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। ऑल टाइप्स मतलब जहां पे इंटेलिजेंट बच्चे हों, जहां पे थोड़े से मानसिक विक्षिप्त हों, या मान लीजिए है ना प्रतिभाशाली बच्चे भी वहाँ पढ़ते हों। जहाँ पे शारीरिक और मानसिक रूप से थोड़े से कमज़ोर हो वो भी बच्चे पढ़ते हों। जहाँ शारीरिक रूप से कमज़ोर बच्चे हो वो भी पढ़ते हो। जिनको आँखों से दिखता ना हो वो भी पढ़ते हो। जो लिखने और चलने में भी दिक्कत हो वो भी पढ़ते हो। तो समावेशी कक्षा वो होती है जहाँ पे सभी प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं और सभी बच्चों के लिए जो है मतलब उस क्लासरूम में जगह होती है। ऐसा नहीं कि हर बच्चे को अलग अलग बैठाला जाए, हर बच्चे का अलग अलग सेक्शन किया जाए। तो समावेशी कक्षा ये होती है। अब देख लेते हैं, ये विशेषता नहीं है बोल रहा है, ठीक है। तो शिक्षक द्वारा मित्रवत और आत्मीय व्यवहार का प्रयोग किया जाता है। हाँ बिल्कुल है। समावेशी कक्षा में जहाँ पे सभी प्रकार के बच्चे होते हैं वहाँ पे एक टीचर का रोल होता है, एक मतलब फ्रेंड्स का, है ना, एक एडवाइज़र का, एक बिल्कुल सलाह वाला होता है कि जो है बच्चे को सही दिशा दिखाएं, सही जो है मदद करें, उसको फ्रेंडली बिहेव करें, है ना। तो ये चीज़ होता है। ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी जो है इसकी विशेषता नहीं है। तो देखिए समावेशी कक्षा में ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी का मतलब होता है ऐसे बच्चे जो मतलब जो इंटेलिजेंट हो, ज्ञान क्षमता वाले हों। तो ये बिल्कुल मैंने अभी आपको बताया कि समावेशी शिक्षा में जो है समावेशी क्लासरूम होती है, वहाँ पे सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, सभी प्रकार टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। तो यही ऑप्शन जो है गलत है। बाकी अलग अलग विषयों हेतु अलग अलग सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना। जैसे समावेशी शिक्षा में जो है मैथ के लिए मैथ के टीचर होना चाहिए, स्पेशली इंग्लिश के लिए इंग्लिश के टीचर होना चाहिए, है ना। इंग्लिश के लिए जो है इस तरीके से जो है मतलब माहौल बनाना कि बच्चे को सब लोग बच्चे जो है कम्युनिकेट करें। तो ये सभी चीज़ें होती हैं सहायक सामग्री का प्रयोग। वास्तविक और सतत आकलन की व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब पूर्ण रूप से आकलन होना चाहिए। बीच बीच में बच्चों का आकलन होना चाहिए ताकि वो कितना सीख रहा है, सभी चीज़ें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीखने से क्या तात्पर्य है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन है कि सीखना, लर्निंग का क्या मतलब होता है? तो मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना, या व्यवहार में परिवर्तन लाना, या व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाना, या अनुभूति में परिवर्तन लाना। तो देखिए जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं, सीखने का मतलब यही हुआ कि हमारे
अंदर वो सीखने वाली जो गुण है, जो हम सीखने की कोशिश कर रहे थे, वो पूर्ण रूप से हमेशा के लिए ताउम्र रहे। ठीक है, जैसे हम ABCD याद कर लेते हैं तो हमारे साथ जीवन पर्यंत ABCD हम याद करते हैं, याद रहता है हमको। ऐसा नहीं कि हम कभी भूल जाते हैं आने वाले समय में, या 1 2 3 हो जाए, या कोई भी चीज़ हो, या कार चलाना हो, या गाड़ी चलाना हो, या हम चीज़ बातचीत करना किस तरीके से, वो चीज़ हम, तो हमारे अंदर एक स्थायी चेंजेस आ जाता है। सीखने का मतलब यही, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाना ही जो है लर्निंग कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिक्षार्थियों को स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं अपितु जो है सामाजिक मूल्य देता है, सामाजिक संज्ञान देता है और सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर उनमें डैश डैश का बीज बोता है। तो देखिए, जो शिक्षार्थियों को स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं देता है, उसको साथ साथ सामाजिक जो है मतलब ज्ञान भी देता है, सामाजिक मूल्य, सामाजिक वैल्यूज जो सिखाता है, ये सभी चीज़ें सिखाता है। तो इसका मतलब है कि वो समाजीकरण कहलाता है। इसका व्यक्ति के अंदर समाजीकरण, मतलब समाजीकरण का मतलब होता है समाज, समाज का मतलब होता है वो जिस जगह रहता है उसके आसपास का वातावरण जो होता है, उसके आसपास का आचरण होता है, वो समाज कहलाता है। जैसे आप जिस मोहल्ले में रहते हैं वो आपका समाज है, आप जिस ऑफिस में जाते हैं वो आपका समाज है, आप जिस जगह से जाते हैं, जिस रूट से जाते हैं, वो भी एक आपका एरिया है, आपका सामाजिक है। तो ये सब चीज़ों में जो है आप लोगों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, यही होता है समाजीकरण में। ठीक है, तो समाजीकरण में जो है सामाजिक मूल्य होते हैं, सामाजिक जो है मतलब बिहेवियर होता है, एक तरीके से सामाजिक मानक होता है कि किस जगह कैसे होता है। जैसे अमेरिका में रहेंगे तो आपका वहाँ देखेंगे कि सामाजिक मानक अलग है, मतलब वहाँ का ड्रेसिंग सेंस अलग है, वहाँ का बातचीत अलग है। लेकिन आप जैसे शहर में रहते हैं, आप घर के पास रहते हैं, तो वहाँ पर आपका जो है पहनावा जो है अलग है, खान पान अलग है, सभी चीज़ें, तो सामाजिक मानक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत का क्या होना चाहिए? तो आकलन के लिए क्या अंतर्निहित सिद्धांत होना चाहिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अभी आई है? तो बहुत सिंपल है और बिल्कुल क्वेश्चंस को समझ के, तो देखिए नई शिक्षा नीति है तो एक ऐसी कोई चीज़ होगी जो आपको ग्रोथ देगी, आपके मानसिक ग्रोथ को बढ़ावा देगी, आपके शारीरिक ग्रोथ को बढ़ावा देगी, आपके विचारों को बढ़ावा देगी, वही चीज़ है। तो रटने से कौशल का कोई फायदा तो होगा नहीं, ये तो चाहे ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी की हो चाहे पुरानी हो। ठीक है, केवल विषय वस्तु के अधिगम को प्रोत्साहित देता है, मतलब केवल विषय में जो दिया गया वो पढ़ाइए, बाकी जो है खेल कूद ये सब छोड़ दीजिए, है ना, वैचारिक रूप से तार्किक रूप से बनाना ये सब छोड़िए, बस केवल किताबी कीड़ा बना दीजिए, ये कहना चाहिए। या सभी विद्यार्थियों को उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। तो ऑप्शन बिल्कुल सही है, आंसर ऑप्शन सी है इसका सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। छात्रों के बीच जो है भ्रांतियों को डैश डैश महत्वपूर्ण है, क्या होता है? तो बच्चों के बीच में जो भ्रांतियां होती हैं, एज अ टीचर आपको, जैसे भ्रांतियां का मतलब है कन्फ्यूज़न, बच्चे जो है पढ़ाई के बीच में अगर कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, या खेलने के बीच में कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, या किसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त उनको प्रॉब्लम महसूस हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में भ्रांतियों को क्या क्या कहा जाता है, क्या महत्वपूर्ण है? तो देखिए, निर्मित करना, भ्रांतियों को और निर्मित और बनाना है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कि भ्रांतियों को पहचानना, उसके बच्चे के जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर करना या पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ना कि प्रचारित करना, ना कि अनदेखा करना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार से क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बस क्वेश्चंस जो है छोटे और बड़े हो जाते हैं, बाकी वर्ड्स वही रहते हैं। अगर देखिए जाए तो ये क्वेश्चंस जो है आने वाले समय में पूछ सकता है कि कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन हो सकता है कि दो बच्चे जो हैं वो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, एक अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेता है क्वेश्चंस को, दूसरा कंफ्यूज हो जाता है, तो हमें एज अ टीचर हमें क्या करना चाहिए? तो यही सब क्वेश्चंस इस तरीके से पेडागॉजी के रूप में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लगता है? देखिए, बालक के अंदर स्थायित्व के गुण आ जाते हैं, वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लगता है। तो हम सभी जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पियाजे की ने जो है किस चीज का विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का मतलब होता है बच्चे के अंदर बौद्धिक विकास का जो है विकास करना, बौद्धिक विकास करना। और बौद्धिक विकास के कुछ चरण उन्होंने बताए थे, तो इसके 4 स्टेजेस उन्होंने डिफाइन किए थे कि 4 स्टेजेस के माध्यम से बच्चे का जो है मानसिक और जो है शारीरिक इस तरीके का जो ग्रोथ होता है, बौद्धिक विकास होता है, वो होता है। तो 4 स्टेजेस जो बताए थे उसके जो है नाम थे संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, और अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसी बिल्कुल क्रम में ये दिए हुए हैं।
जो संवेदी प्रेरक अवस्था है 0 से 2 वर्ष होता है, और यहीं पे जो पूर्व संक्रियात्मक होता है वो 2 से 6 वर्ष होता है। ये जो औपचारिक होता है जिसे कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 11 वर्ष होता है, और वहीं पे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से अधिक वर्ष के बीच का होता है। ठीक है, तो जीन पियाजे की चारों अवस्थाएं हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चारों अवस्थाएं बिल्कुल याद कर लीजिए। और इन चारों अवस्थाओं में जैसे एक संवेदी प्रेरक अवस्था में क्या होता है कि बच्चा जो है मतलब सेंसेस का प्रयोग करके, ध्यान रखिएगा, संवेदी प्रेरक अवस्था में बच्चा सेंसेस का प्रयोग करके, हाथ को टच करके, मतलब होठों का प्रयोग करके, है ना, ये पेट मतलब भूख मतलब वो सारे आँखों के माध्यम से, टचेस के माध्यम से, टंग के माध्यम से जो है पहचानने का प्रयास करता है कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, संवेदी प्रेरक अवस्था उसमें कहते हैं। तो बच्चा जो है सेंसेस का प्रयोग करता है, इसीलिए इसे संवेदी प्रेरक अवस्था भी कहते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या होता है, जिसमें बालक जो होता है वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करता है कि क्या चीज़ है। तो ये 2 से 6 वर्ष के एज के बच्चे में आती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। इससे संबंधित अगर पूरे फैक्ट्स जानने हैं आपको तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। आप प्लेलिस्ट में जा करके आपको मेरे पर्सनल बनाए हुए नोट्स है, पियाजे से संबंधित हो या कोई भी वीडियो हो, सीटेट का एक एक वीडियो वहाँ पे है। पेपर्स के लिए अलग प्लेलिस्ट है और जो है टॉपिक्स के लिए अलग प्लेलिस्ट है। सीटेट टॉपिक से संबंधित एक टॉपिक दिया होगा, सीडीपी टॉपिक से संबंधित है, तो उस प्लेलिस्ट पे जा करके आप अपने जो है पूरे जो है टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है। एक बच्चा जो है, जो मातृभाषा जो भी उसकी लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज, मान लीजिए वो बच्चा जिसकी मदर लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो वो सीख रहा है। ठीक है, दूसरा बच्चा वही मातृभाषा द्वितीय, मतलब दूसरा जो बच्चा है उसकी भी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन वो मातृभाषा ना सीख करके वो द्वितीयक भाषा के रूप में सीख रहा है। मतलब वो मातृभाषा में उसको जो है इंग्लिश सिखाने के प्रयास किया जा रहा है, जो उसके घर में बोली नहीं जाती है। ठीक है, मातृभाषा हिंदी बोली जाती है, लेकिन उसको जो है इंग्लिश सिखाने का प्रयास कर रहे हैं और द्वितीयक भाषा के रूप में जो है हिंदी सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये किस प्रकार की त्रुटि हम कह सकते हैं इसको? तो देखिए, एक बच्चा जो मातृभाषा सीख रहा है और दूसरे बच्चा जो है द्वितीयक भाषा के रूप में उसको जो है मतलब हिंदी सीख रहा है, एक तरीके से मातृभाषा सीख रहा है, तो दोनों का विकास की जो प्रक्रिया होगी वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। ठीक है, एक बच्चा जो जिसकी मातृभाषा हिंदी है और वही भाषा वो सीख रहा है, तो उसका विकास जो प्रक्रिया हो सकता है कि वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करे, मानसिक विकास की बात हो रही है यहाँ पे। लेकिन वहीं पे दूसरा बच्चा जिसका जो है मातृभाषा जो है द्वितीय भाषा के रूप में वो सीख रहा है अपनी मातृभाषा को, उसका विकास प्रभावित होगा। तो ध्यान रखना है, ये त्रुटि है, विकासात्मक त्रुटि इसे कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कथन जो शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। अब देखिए, यहाँ पे एक बात टर्म आता है सृजनात्मकता। सृजन का मतलब होता है क्रिएटिव करना, सृजनात्मकता का मतलब होता है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब होता है कुछ नया निर्माण करने का जो है मतलब आपके अंदर प्रतिभा होनी चाहिए। तो सृजनात्मकता का मतलब है कुछ नया निर्माण करना, कुछ नया बनाने की इच्छा, है ना, अपने माइंड सेट, अपने दिमाग से कुछ नया बना देना। ठीक है, जैसे आर्टिस्ट लोग ने कुछ नया करते हैं, डांस जो है, डांस वाले जो होते हैं ना, जो डांस करके दिखाते हैं, तो वो डांस भी कुछ नया क्रिएटिविटी करते हैं। तो ये सब चीज़ें, कुछ नई खोजें जो होती हैं वो भी जो है सृजनात्मकता का ही उदाहरण होती है। तो देखिए, सृजनात्मकता से संबंधित क्वेश्चंस हमेशा आपको एग्जाम्स में पूछेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना सृजनात्मकता का मतलब क्या होता है, कुछ नया निर्माण करना। अब देखते हैं पोषण का। प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, या विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, या परीक्षा के अच्छे अंक के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग कराना, तो बिल्कुल गलत है। अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों को शिक्षा देना, ये देखिए गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। जो बच्चे के अंदर सृजनात्मकता मतलब अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना, मतलब जो बच्चे के अंदर जो है जो क्वालिटी है उसको जो है अच्छे से डेवलप करना है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा डांस में अच्छा है, कोई बच्चा जो है पढ़ाई में अच्छा है, कोई बच्चा जो है आर्ट में अच्छा है, तो इस चीज़ की प्रतिभा का, कोई बच्चा सिंगिंग में अच्छा है, तो इस प्रतिभा को समझना और उसको जो है अच्छे से और जो है डेवलप करने के अवसर प्रदान करना हमें ज़रूरी है। तो यही है सृजनात्मकता का पोषण करने का उदाहरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती है यदि, ठीक है, भाषा जब है कब अच्छी सफल मानी जाएगी, कब जो है बच्चा जो है व्यक्ति हो या बच्चा हो, कम्युनिकेशन स्किल उसकी अच्छी होगी,
कब होंगी? तो देखिए उसके विचारों और धारणाओं के संचार की गुंजाइश हो यदि, या नए विचार हो, संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो, ठीक है, यह बदलते वातावरण में किसी के अनुकूलन को बढ़ाए, या शब्दों के उच्चारण और वाक्यों में उपयोग करने के एक नियमावली प्रदान करें। तो देखिए ऑप्शन डी नहीं लगाइएगा, इसका आंसर है ऑप्शन बी। भाषा अच्छे गुणों से संपन्न और तभी सफल मानी जाती है जब उसमें नए विचार हो, संभावनाएं उत्पन्न हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार माना जाता है? जब विद्यार्थी असफल होता है उसमें सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन सा होता है? क्यों ऐसे बच्चे होते हैं जो असफल हो जाते हैं? असंदर्भित जो है पाठ्यक्रम होता है, या विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के विविध तरीके के कारण जो है वो असफल हो जाते हैं, या विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियों के कारण असफल हो जाते हैं, या व्यक्तिगत जो है विभिन्नताओं के कारण होते हैं? तो देखिए इसमें जो विद्यार्थियों की असफलता का कारण होता है असंदर्भित जो है पाठ्यक्रम, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इसका सही जवाब है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है ये चीज़ें, तो बिल्कुल आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल क्वेश्चंस को देख करके ही सही आंसर मार्क कर सकते हैं। यहाँ तक अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ जो है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षिका को बच्चे के अपने आप से बात करने, बच्चा जो है अपने आप से बात कर रहा है, मतलब व्यक्तिगत जो है वाक है, पर्सनल टॉकिंग करता है अपने आप। कभी कभी हम सब बड़े बच्चे हों या बड़े हों, जब किसी हम गंभीर समस्या में होते हैं, हम एक नॉर्मल बात बता रहा हूँ मैं आपको, हम लोग कभी कब अपने आप से बात करते हैं? जब हम किसी विचार में होते हैं, कभी कुछ सोच रहे होते हैं, या हमें कुछ जो है सॉल्यूशन चाहिए होता है, तो हम अपने आप को जो है उस सिचुएशन में लाते हैं और फिर खुद ही सॉल्यूशन ढूंढते हैं, खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वैचारिक रूप से। तो अपने आप से अगर बच्चा जो है बात कर रहा है तो आपको क्या प्रतिक्रिया देनी होगी? ये देना है। तो भैया देखिए ऐसा है कि इसको हतोत्साहित बिल्कुल नहीं करना है। अगर बच्चा स्वयं से बात कर रहा है, स्वयं से जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, स्वयं से प्रॉब्लम, जैसे नहीं होता खुद ही से बात करते हैं, शीशे के सामने हो या कोई गुड़िया गुड्डा हो, उसी से कहते हैं तुम ऐसा नहीं करना, बताए मम्मी मारेगी, इस तरीके से जो बातें होती हैं, तो ये चीज़ें हैं। उसे हतोत्साहित करना है तो दोनों, हतोत्साहित तो बिल्कुल भी नहीं करना है उसे, बल्कि प्रोत्साहित करना है। यहाँ ऑप्शन है प्रोत्साहित करना है, क्योंकि इसमें शिक्षक की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है, तो बिल्कुल गलत है ये तो ऑप्शन यहाँ पे। तो आंसर ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है? अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो क्वेश्चन है ये डायस्प्रेक्सिया का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। डायस्प्रेक्सिया, इसमें क्या होता है, ऐसे बच्चों में जो है आमतौर पे जो है नए गुणों को सीखने में कठिनाई होती है। ठीक है, कोई भी गुण होते हैं जिसको समझ बच्चे को सीखने में समस्या होती है, ठीक है, उसकी लर्निंग स्किल्स जो होती है, एक तरीके से सीखने की जो क्वालिटी होती है, वो उसमें नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तार्किक जो है सोच नहीं पाता, उसकी शारीरिक हो या मानसिक क्रियाएं पूर्ण रूप से सकारात्मक रूप से कार्य नहीं करती है। तो ये गति जो है समन्वय वैकल्य का जो है ये इसमें जो है उदाहरण है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन जो है अनुचित होगा? तो देखिए पाठ्य पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन अनुचित बता रहा है, उचित नहीं अनुचित है। तो ये देखते हैं आंसर इसका। तो देखिए पाठ्य पुस्तकों की सहायता से निश्चित समय में विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, या पाठ्य पुस्तकों की सहायता से विद्यार्थी कक्षा में सुनी हुई बातों को घर में भी समझ सकता है और पुनरावृत्ति का कार्य आसानी से कर सकता है, या पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है अतः उसकी जो है अत्यधिक उपयोगिता है। तो देखिए आंसर हमें मिल गया है। पाठ्य पुस्तक के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा? तो यहाँ पे ज्ञान हो रहा है, बात हो रही है पूर्ण रूप से ज्ञान की प्राप्ति होती है। मतलब कह रहा है जो बुक्स होता है, बच्चे के जो बुक्स पढ़ते हैं बच्चे, तो बच्चों को बुक्स पढ़ने से जो है पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है, एक तरीके से ये ऑप्शंस कह रहा है ना, और वही जीवन में आगे उपयोगी होता है। तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, हम सभी को पता है कि बच्चे का जो विकास होता है वो सबसे पहले उसका परिवार से प्रारंभ होता है, और परिवार से बहुत सारे वो ज्ञान अर्जित करता है, भाषा सीखता है, अपना जो है बोलचाल सीखता है, अपना बातचीत करने का ढंग सीखता है, अपने बैठने का ढंग सीखता है, हर चीज़ें वो घर से ही सीखता है। ठीक है, और तो ये चीज़ें होती हैं। और उसके बाद जो है हम ये भी जानते हैं कि किसी व्यक्ति का जो डेवलपमेंट होता है उसमें वातावरण, संस्कृति, इन्वायरमेंट जिसे कहते हैं, और संस्कृति जिसको कहते हैं, ठीक है, संस्कृति हो गया,
इन्वायरमेंट हो गया, हेरिडिटी हो गया, ये सभी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट होती किसी व्यक्ति के जो है डेवलपमेंट में। तो ध्यान रखिएगा, पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है, अतः उसकी अत्यधिक उपयोगिता है, ये अनुचित होगा कहना। ठीक है, स्वकेंद्र कक्षा प्रणाली के विषय में आपका क्या विचार है? देखिए इसके बारे में क्वेश्चंस का जवाब देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और लेकिन कंफ्यूज होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने ऑफलाइन बच्चों से पूछा था, तो इसका जो जवाब दिया था उनका मानना था कि स्वकेंद्र प्रणाली जो है विषय में आपका क्या विचार है, तो उन्होंने ज़्यादातर बच्चों ने इसका आंसर डी लॉक किया था कि इसमें जो शिक्षार्थियों की नकल की सुविधा हो जाती है। हमने जो है देखा था कि कुछ साल पहले जो है 2006-7 के बीच में जो है मेरे ख्याल से, ठीक है, यूपी में स्वकेंद्र प्रणाली लागू की गई थी, जहाँ पे जो है सेंटर जो है स्वयं, जो बच्चों के जो सेंटर होते थे पहले, जो है स्कूल के सेंटर जो हाई स्कूल और इंटर के होते थे वो दूसरे स्कूल में जाते थे, बल्कि उसके बाद जब स्वकेंद्र प्रणाली आ गई, होम सेंटर की सुविधा आ गई, तो उसमें क्या होता था कि बच्चों को जो है उन्हीं के स्कूल में पेपर कराए जाते थे, मतलब बोर्ड के एग्ज़ाम कराने जाते थे। उससे क्या होता था, चूँकि स्वयं का स्कूल होता था तो जो है लोग जो है पेपर आउट कर देते थे, पेपर के सॉल्यूशंस बता देते थे, क्योंकि ताकि उनके स्कूल का रिजल्ट बेहतर जाए। लेकिन ये आंसर नहीं है। स्वकेंद्र प्रणाली के विषय में आपका जो विचार है वो दूसरे परीक्षा केंद्रों पर शिक्षार्थी हताश होकर अक्सर जो है अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, ये आंसर इसको आपको देना है। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभिकथन दिया है, बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरीके से उनकी आनुवांशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि बच्चे के जो शारीरिक विकास में अगर कोई कमी रह जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी शारीरिक जो आनुवांशिकी बनावट है, उसके माता पिता से जो मिले गुण हैं, आनुवांशिकी गुण हैं, उसको पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। पूरी तरीके से उसके बोल रहा है। हम सभी जानते हैं कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है उसमें हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का रोल होता है। तो यहाँ पे तो कह रहा है कि पूरी तरीके से जिम्मेदार है हेरिडिटी, तो ये चीज़ तो बिल्कुल गलत हो गई। अब आ जाते हैं नेक्स्ट तर्क पे, ऐसा क्यों कह रहा है? तो बच्चे के जो शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। तो शारीरिक विकास के लिए केवल जो है वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। शारीरिक विकास में जो पोषण भी होता है, जो खान पान बच्चा खाता है, ठीक है, माता पिता से मिले गुण भी होते हैं, ठीक है, आप कहाँ रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं, आपके सांस्कृतिक जो है क्रियाकलाप किस तरीके से है, वो भी आपके जो है शारीरिक विकास में प्रभावित होते हैं। तो ये दोनों ही गलत हो जाते हैं। तो इसका आंसर देखिए क्या हो सकता है, तो इसका आंसर है दोनों गलत ढूंढते हैं, ए और आर दोनों गलत है। यहाँ तक चीज़ें समझ गए होंगे, ठीक है। एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे बालक उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। तो ये क्या कहलाता है? तो देखिए एक सार्वजनिक क्षमता है जब बच्चा जो है इंटेलेक्चुअली अच्छा होगा, मानसिक जिसकी ग्रोथ अच्छी होगी, संज्ञानात्मक जो है विचार अच्छे होंगे, संज्ञानात्मक सोचने की क्षमता होगी, तार्किक क्षमता होगी, तभी बच्चा विवेकशील और चिंतन कर पाएगा। ठीक है, वो उसी वातावरण, जिस वातावरण में रहेगा उस वातावरण में प्रभावी ढंग से तालमेल बिठा पाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। कंफ्यूज होने वाला बिल्कुल भी क्वेश्चंस नहीं है। अगर आप चीज़ों को समझेंगे कि बुद्धि का काम क्या होता है, बुद्धि का काम होता है व्यक्ति को तार्किक वह विकास करना। बुद्धि जिसके पास है, जिसके अच्छी बुद्धि है, प्रतिभाशाली बुद्धिमान बच्चा है, उसकी सोच, तार्किक क्षमता, उसकी सोचने की क्षमता, उसकी बातचीत की क्षमता, उसका रहन सहन, उसकी हर भाव भाव, वो सभी चीज़ें जो है एक अच्छा होगा, एजुकेटेड पीपल की तरह बिहेव करेगा वो। तो ये बिल्कुल समय, मानसिक मंदता तो हो नहीं सकती। विवेकशील व्यक्ति जो है मानसिक मंदता, अनुशासन में रहेगा, ये तो ये चीज़ें बिल्कुल ऑप्शन देख करके ही हम आंसर लगा सकते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, स्किनर के अनुसार सीखने में प्रतिवादी अनुक्रिया वो अनुक्रिया है जो, स्किनर के अनुसार सीखने की जो है प्रतिवादी अनुक्रिया वो अनुक्रिया है जो स्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है। आंसर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना आवश्यक है। तो शिक्षक, टीचर के मानसिक जो है, जो दिमाग है उसका, जो टीचर का जो है उसका भी समझना बहुत ज़रूरी है। छात्र शिक्षक को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं, शिक्षक की प्रतिष्ठा बनी रहे, इसलिए छात्र के शैक्षणिक विकास पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। तो देखिए इसका सही जवाब है कि टीचर के मानसिक स्वास्थ्य को भी जानना चाहिए हमें कि कोई टीचर किस तरीके का है, उसकी विचारधारा कैसी है, उसकी सोच कैसी है। ऐसा ना हो कि मान लीजिए उसका मानसिक स्वास्थ्य का मतलब है कि अगर वो शराबी टाइप का हुआ है एक टीचर
और वो बच्चों को गलत शिक्षा देता हो कि अरे कभी कभी शराब पी लेना चाहिए या गलत कर लिया तो क्या हुआ, है ना। ये तो ये चीज़ें जो बच्चे के जो है कहीं ना कहीं बच्चों को के अंदर भी जो है उस तरीके के मानसिक विकार आ जाएंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि बच्चा भी जो है टीचर को ही देख करके सीखता है। ठीक है, तो ये आंसर है इसका सही जवाब, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता है। देखिए, अधिगम मतलब लर्निंग, और लर्निंग के प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता, मतलब नकारात्मक रूप से आंसर बताना है। तो कुपोषण ही है इकलौता आंसर। देखिए, तो जो अधिगम की प्रक्रिया में फायदा नहीं पहुंचाता, अगर किसी को कुपोषण हो जाए, किसी को शारीरिक कमजोरी हो जाए, मानसिक कमजोरी, कुपोषण का मतलब है उसका शरीर जो है अच्छे से ग्रोथ ना करे, और शारीरिक ग्रोथ नहीं होगी तो उसका मानसिक ग्रोथ नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं कुपोषण जो का मतलब होता है उसके अंदर जो है खान पान की कमी का होना। ठीक है, तो कुपोषण वही कहलाता है कि बच्चे के अंदर जो है शारीरिक विकास का ना होता। वो क्यों नहीं होता? जब जो है बच्चे को सही से खाना पीना नहीं मिले, माँ का दूध ना मिले, है ना, उसे समय पे खाना ना मिले, तो ये सभी से है कुपोषण का कारण होते हैं, जिससे जो है ये शरीर अधिगम जो है ये एक तरीके से नकारात्मक प्रभाव डालता है ये अधिगम प्रक्रिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि किशोरावस्था एक तनाव और तूफान की अवस्था है? ठीक है, तो ये बहुत क्वेश्चन कॉमन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्या ना। तो ये जो स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था जो है ये किसने कहा था? तो ये किस मतलब ये उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, तो ये टीप का आंसर है। तो देखिए, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था किसको कहा गया है? ये है किशोरावस्था को कहा गया है। और ये किसने कहा था? तो ये स्टैनली हॉल ने कहा था। याद रखना, स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को एक तनाव और तूफान की अवस्था कहा था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए जरूरी है? तो लेव वाइगोस्की ने कौन सा जो है सिद्धांत प्रस्तुत किया था? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए और 2 इसका सही जवाब है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। ओ, ये क्या हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ठीक है, चल रहा है वो। ये अभिकथन है, ये महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। तर्क है कि क्यों अनुमति दी जाए, उनके कुछ नियंत्रण रखना चाहिए अधिगम प्रक्रिया में। सिंपल सा क्वेश्चन है कि बच्चों को जो है जो भी वो सीखते हैं कुछ नियंत्रण के साथ सिखाना चाहिए। ठीक है, क्यों सिखाना चाहिए? क्योंकि अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थियों को ये निर्णय लेने में सहायता मिलती है कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। देखिए, इसका सही जवाब क्या है? तो ये बिल्कुल सही जवाब है, ये दोनों ही सही है, और आर और ए सही इसकी व्याख्या करता है। तो देखिए, क्या होता है कि जब बच्चे होते हैं, जब वो कुछ सीखते हैं तो उनको कुछ नियंत्रण, जैसे कि मान लीजिए एकदम से बच्चे को ABCD आप सिखा रहे हैं या 1 2 3 सिखा रहे हैं, और उस सिखाने के साथ साथ आप जो है एकदम से जो है बच्चे को जो है 2 का टेबल भी याद करा दें, 6 का टेबल भी याद करा दें, 5 का टेबल भी याद करा दें, है ना। आप सोचते हैं कि ए फॉर एप्पल भी बता दे, ए फॉर आंट भी बता दे, ए फॉर एरोप्लेन भी बताते, इस तरीके से जो है 10 जो है ए के वर्ड जो है मीनिंग बता दे। तो ये सब चीज़ों को जो है आप कोशिश करते हैं, तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं बच्चे के जो है सीखने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। तो अधिगम जो है आप जब बच्चों को सिखाते हैं तो कुछ नियंत्रण के साथ अगर हम सिखाते हैं, हम बच्चों को जब कुछ सिखाते हैं तो एक टेबल के साथ सिखाते हैं, मतलब टेबल का मतलब है चार्ट के साथ, कि आज बच्चे को इतना ही पढ़ाना है, 6 महीने के अंदर बच्चे को जो है इतना पढ़ाना है, ताकि उसका जो है जो उसका मानसिक ग्रोथ है, मानसिक जो लर्निंग कैपेबिलिटी है वो बनी रहे अच्छे से। ठीक है, और ये भी पता चल सके कि तो कितना सिखाना है और कैसे सिखाना है, ये भी जान सके, हबड़ तबड़ में नहीं सिखाना है। ठीक है, तो सिंपल सा है क्वेश्चन। सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखिए, जो सुविधाहीन है, जिनको जो है सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जो वंचित समूहों से आते हैं, जो बच्चे जो आर्थिक जो है कमज़ोर हैं, सामाजिक रूप से कमज़ोर हैं, ऐसे वर्ग से बच्चे जो आते हैं, तो एज अ टीचर आपको क्या करना चाहिए? तो सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। ये छात्रों की कमज़ोरी को सबके सामने क्या क्लासरूम में जो है ये बताना चाहिए कि ये वंचित वर्ग से आता है, इसके घर में जो है ये प्रॉब्लम है, इसके घर में ये प्रॉब्लम है, बहुत गरीब है, इसके घर में खाने को नहीं है, इसके घर में फ्रिज नहीं है, सब चीज़ें जो है बेइज्जत करना चाहिए। या
इन छात्रों को अलग संख्या में ही पढ़ाना चाहिए, मतलब इन छात्रों को ऐसे जो बच्चे आते हैं उनको क्लासरूम अलग बना दें या उनको अलग जो है रो में बैठाल दें, इस तरीके से पढ़ाने, तो बिल्कुल गलत है। सभी छात्रों के लिए मानकीकृत जो है पाठ्यक्रम का जो है प्रयोग करना चाहिए। तो मानकीकृत का मतलब एक जो है एक ऐसा जो है सिलेबस बना करके जो इनको पढ़ाएं और उसके अलावा और कुछ ना पढ़ाएं, तो ये गलत है। बच्चों के अंदर अपनेपन की भावना का विकास करना चाहिए, सामाजिक भावना का विकास करना चाहिए और सभी बच्चों को एक क्लासरूम में बैठाल करके सभी के साथ पढ़ाना चाहिए। एक ग्रुप में बैठाने की जब बारी आए तो आपको सभी अमीर गरीब ये सबको भावना को विचार न रखते हुए सबको एक साथ बैठा करके एक दूसरे के जो है सांस्कृतिक और सामाजिक क्रियाकलाप से बच्चे सीखें और सीखने को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिकथन है एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान की जाती है। देखिए, एक टीचर को छात्रों के बीच में समस्या समाधान की जो है सुविधा प्रदान करनी चाहिए और समस्या समाधान की रणनीतियां अधिगम में सुधार करती हैं और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाती हैं। तो देखिए, इसका सही जवाब है दोनों ही ये सही हैं। एक टीचर का काम होता है कि बच्चों की जो समस्याएं होती हैं उसको सही करें, है ना, और जो है वो जब सही होंगी तो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर जो है अधिगम की जो लर्निंग जो है प्रक्रिया है वो और बेहतर होगी, वो और अच्छे बेहतर तरीके से सीखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है जोड़ा सही सुमेलित है? तो देखिए, बिल्कुल सही है, करके सीखने का सिद्धांत जो है स्किनर ने दिया था, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चे किस तरह सीखते हैं? तो बच्चे किस तरीके से सीखते हैं? पढ़कर सीखते हैं, सुनकर, देखकर, क्रिया करके। ऑप्शंस बताना है। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है चारों, इसके सही जवाब है। बच्चे जो है सभी क्रियाओं को देख करके भी सीखते हैं, करके भी सीखते हैं, आपको जो है लिख करके भी सीखते हैं, है ना, आपसे बातचीत करते हुए भी वो सीखते हैं, क्रियाएं करके भी सीखते हैं। तो ये सभी आंसर इसके सही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका जो स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ये कथन है, किस चीज़ के लिए कथन है? तो देखिए, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। सब स्वस्थ शरीर का होना बहुत ज़रूरी है, सबसे पहली आवश्यकता है। ये कथन जो है सही है या गलत है? तो देखिए, इसका सही जवाब क्या है? तो देखिए, ये तो दोनों तो गलत वाले ऑप्शन तो हटा दीजिए। सही है क्योंकि विकास के क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है, और सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। तो इसका सही जवाब है आंसर डी, इसका सही जवाब है। याद रखिएगा, शारीरिक विकास जो है विकास के अन्य पक्ष में कौन सा है? मानसिक विकास है, भावनात्मक विकास है, तार्किक चिंतन वाला विकास है, जो बच्चे के अंदर तार्किक गुण डेवलप करना। तो ये सभी एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया करके चलते हैं। तो याद रखना, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ऑप्शन सी लॉक ना करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑटिज्म से जूझते हुए विद्यार्थी में पहचान हेतु किन विशिष्ट गुण के होने की संभावना रहती है? तो ऑटिज्म जो होता है बच्चे में, जो किसी बच्चे में ऑटिज्म से संबंधित जो है प्रॉब्लम आता है, तो ये एक तरीके से जो होता है ये एक मानसिक विकार कहते हैं इसे, मानसिक विकार। याद रखना, जो बच्चे के अंदर जो है एक तरीके से तार्किक जो है बौद्धिक जो विकास होता है वो प्रभावित होता है बच्चे का। उसको याद करने में, लर्न करने में, उसको बातचीत करने में समस्या होती है। एक ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मतलब एक तरीके से दिमाग की कोई जो है नस होती है वो छेड़खानी हुई होती है या वो चोटिल हो चुकी होती है, इसकी वजह से वो दिक्कत होती है। ये तंत्रिका तंत्र में बच्चे के जो सोच होती है न्यूरोलॉजिकल, उसमें असर डालता है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है मतलब कम्युनिकेशन में उसको दिक्कत होती है। बच्चा एक दूसरे से बातचीत करने में जो है कमी महसूस होती है, उसको प्रॉब्लम होती है, वो बातचीत नहीं कर पाता। इसमें क्या होता है, ऑटिज्म में बच्चे के अंदर भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक क्रियाएं सभी जो है प्रभावित होती हैं। तो देखिए, संप्रेषण में कठिनाई होती है, सभी के साथ अंतः क्रिया करने की इच्छा जो है ये। तो किन गुणों की संभावना और विशिष्ट गुणों की रहती है? बुद्धि लब्धि का बहुत कम स्तर और उच्च स्तरीय जो है सामाजिक कौशल। ठीक है, तो उच्च स्तरीय सामाजिक कौशल आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। बाकी जो है कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम होगी, बात की जो है अंतःक्रिया, एक दूसरे के साथ जो है बैठने में, सामाजिक रूप से बैठने में उसकी इच्छा नहीं होगी। ठीक है, बुद्धि लब्धि का बहुत कम जो है
ठीक, नहीं, इसका सही आंसर है, माफ़ कीजिएगा, ऑटिज्म वाले बच्चे में जो है संप्रेषण की कठिनाई होती है। आंसर ए इसका सही जवाब है। मैंने आपको बताया पहले भी कि मानसिक विकास प्रभावित होता है, इसमें बच्चों को जो है कम्युनिकेशंस में दिक्कत होती है, बातचीत में कठिनाई होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है संप्रेषण में कठिनाई। ऑटिज्म से जूझते हुए विद्यार्थी में पहचान हेतु किस विशिष्ट गुणों की जो है संभावना सबसे ज़्यादा होती है? तो वो बच्चे में संप्रेषण की कठिनाई होती है, कम्युनिकेशंस में, बातचीत में उसको दिक्कत होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रेन स्टॉर्मिंग जिसे कहते हैं विचारावेश को एक तकनीक के रूप में बच्चों में विकसित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना, अगर इसको समझा जाए तो ये कब हो सकता है? आपके बच्चे के अंदर जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग जैसी तकनीक का यूज़ करके बच्चे के अंदर जो है एक तरीके से हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कब करते हैं अपने बच्चे के अंदर जो है, तो वो तभी होता है ना बच्चा जो क्रिएटिव माइंडेड हो। और क्रिएटिव माइंडेड होने का मतलब है कि बच्चा अभिसारी सोच का हो या अपसारी सोच का हो। तो इसका सही आंसर क्या है? तो ये बच्चा जो है अपसारी सोच वाला होना चाहिए, बिल्कुल आउटसाइड द बॉक्स सब सोचे। ये आपकी प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम के 10 सॉल्यूशंस दे डाले। तो ये होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके आओ। तो ये एक तरीके से इस तरीके से, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है और इसके जो है सॉल्यूशंस कई तरह देना। तो अब सारी सोच का मतलब ये होता है कि एक प्रॉब्लम के कई मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। ठीक है, 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।